बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम 5 शेयर करूंगी, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। यकीन जाने ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बड़ी थीम है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वही जनरल चीज़ें जो कि हम पहले पढ़ के आ चुकी हैं। तो थोड़ी लंबी हो जाएगी थीम 1 की तरह, इसे जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हम इसी के बारे में सारा पढ़ेंगे। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर बेसिकली फाइनल कंज्यूमर्स यानी एंड कस्टमर्स का बाइंग बिहेवियर होता है, यानी खरीदारी करते वक्त रवैया होता है, जिसको हम बाइंग बिहेवियर कहते हैं। इंडिविजुअल्स यानी अफराद जो कि कोई भी चीज़ वो खरीदते हैं, कोई भी मसनूआत, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए, ज़ाती खपत के लिए, तो ये उसमें आ जाएगा। अब हर रोज़ कंज्यूमर्स अपनी डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, बाइंग डिसीजंस लेते हैं, जिसकी तलाश हर वक्त मार्केटर्स करते हैं कि क्यों, कैसे, कब और क्या वो परचेज़ कर रहे हैं। और फिर उसके हिसाब से मार्केटर्स अपने फ़ैसले करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिसीजंस लेते हैं कि हमें किसकी क्या क्वालिटी रखनी है, क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए और कित कहाँ पे हमारी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कि हम टारगेट कस्टमर्स को कहाँ ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। बायर रिस्पॉन्सेस सेम वही चीज़ है कि क्या चीज़ बायर खरीदेगा, कब खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा और कौन सा कितना ब्रांड होगा वो, और कंपनी रिलेशनशिप बिहेवियर होगा। यकीन जाने जो मॉडल है ना, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये हम पूरे इस लेक्चर में पढ़ेंगे, पूरी थीम में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट वाले बॉक्स को देखें तो इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मार्केटिंग सिटुमलाई और अदर्स। मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आ जाएगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अदर्स में आ जाएगा इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और सोशल। ये भी हम पिछले लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और नेक्स्ट बॉक्स में है बायर ब्लैक बॉक्स, यानी बायर कैरेक्टरिस्टिक्स और बायर डिसीजन प्रोसेस। तो नीचे आते हैं मार्केटिंग सिटुमलाई के जो कंसिस्ट होते हैं, उसके बीच में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आ जाएगी। जबकि दूसरे इन्वायरमेंट के बीच में उस इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स आ जाएंगे। मार्केटर्स का ये एम है कि वो अंडरस्टैंड करें कि क्या हो रहा है बायर ब्लैक बॉक्स के बीच में, और ये जो चेंजेस है ये कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेज को कैसे मुतहरिक करती हैं। बायर ब्लैक बॉक्स के दो पार्ट्स हैं कि बायर कैरेक्टरिस्टिक्स की कैसे डील करती हैं कंज्यूमर के हाउ कंज्यूमर परसीव और रिएक्ट, के कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त। और सेकंड है बायर डिसीजन प्रोसेस, कि कैसे जो बायर कोई भी प्रोडक्ट है वो उस कंज्यूमर के बायर बिहेवियर पे असरअंदाज होती है। नीचे है बायर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बायर के बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि कल्चरल हो जाएंगे, सोशल हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल हो जाएंगे और पर्सनल हो जाएंगे। ये फैक्टर्स मार्केटर्स के कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि ये खरीदने वाले की अपनी ज़ाती चीज़ें होती हैं। कल्चरल के बीच में हम ये सारे कॉलम्स को आप देख लें, इनकी बारी बारी पढ़ेंगे। कल्चर के बीच में ये कल्चर आ जाएंगे, सब कल्चर्स आ जाएंगे, सोशल क्लासेस आ जाएंगी, सोशल के बीच में रेफरेंस ग्रुप्स आ जाएंगे, फैमिली रोल्स और स्टेटस आ जाएंगे। इसी तरह पर्सनल है और साइकोलॉजिकल है, फिर आगे बायर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कल्चरल फैक्टर्स के बीच में। किसी भी इंसान की कंज्यूमर का बायर बिहेवियर के ऊपर उसके कल्चरल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा असर होता है। मार्केटर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बायर अपनी कल्चर के मुताबिक, सब कल्चर और सोशल क्लास के मुताबिक खरीदारी करता है। कल्चर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि पर्सन की क्या ज़रूरियात हैं, उसका क्या बिहेवियर है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डैट कल्चर इंसान की ज़रूरियात को शेप देता है, उन्हें ज़िंदा रखने का, ज़िंदा रहने का तरीका बताता है। कल्चर उन तमाम इक़दार का, वैल्यूज़ का, परसेप्शंस का, ज़रूरियात का, बिहेवियर्स का, रवैयों का एक सेट है, मजमूआ है, जो कि फैमिली उनको उसे सिखाती है और दूसरी इंस्टीट्यूशंस उनको बताती हैं। हर कल्चर के अपने ट्रेड्स यानी खसूसियात और प्रैक्टिसेस यानी कि एडवांटेजेस होती हैं। पाकिस्तानी कल्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वो उन्हें अपने रिलीजन से ओरिएंटेशन यानी वाकफियत है। पाकिस्तानी लोग महज़िब लोग हैं, अपने विजिटर्स की हॉस्पिटैलिटी करते हैं, उनको वेलकम करते हैं और फिर उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। पैशनिस्ट हैं, एक्सप्रेसिव हैं, इमोशनल हैं, एग्रेसिव हैं, हम्बल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, टफ हैं, अप्रोचेबल है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, डाइवर्सिटी है। तो ये डिफरेंट, आप इसको बस एक बार जहन में रख लीजिएगा।
और नीचे आ जाएँ, हर कल्चर के बीच में उसके सब कल्चर्स होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि अपनी वैल्यूज़ को दूसरे लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिसको हम सब कल्चर करते हैं कहते हैं। सब कल्चर बेसिकली एक कल्चर के बीच में छोटे-छोटे कल्चर्स होते हैं जिसमें उसके रिलीजन यानी मज़हब, नेशनैलिटीज़, शनाख्त, रीजन्स, इलाके, एथनिक ग्रुप यानी नस्ली ग्रुप शामिल होते हैं। ये कल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट की सेगमेंटेशन में और किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में। कल्चर किसी भी इंसान की जो सोच होती है वो उसके कल्चर से ही स्टार्ट होती है। अब पाकिस्तानी कल्चर के बीच में जो उसके सब कल्चर्स हैं वो पंजाबी कल्चर है। और पंजाबी कल्चर के जो में जो आ रहे हैं वो हॉस्पिटैलिटी है कि पंजाबी कल्चर के जो लोग हैं वो मेहमान नवाज हैं, खुराक से, फूड से, खाने से मोहब्बत रखते हैं, पोइट्री और म्यूज़िक से प्यार करते हैं। सिंधी कल्चर का जहाँ हम नाम लेते हैं वहाँ पे हमें सूफ़ीज़्म नज़र आती है कि वो सूफियाना कलाम को पढ़ते हैं, गायकी उसकी करते हैं, सॉन्ग्स आ जाएँगे, म्यूज़िक आ जाएगी। केपी के कल्चर में सबसे पहले तो हॉस्पिटैलिटी आती है, लव और केयर आती है, रिस्पेक्ट फॉर गेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ब्रेवरी ये भी केपी के कल्चर में है। बलोची कल्चर का जहाँ पे नाम आ जाए वहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट आ जाती हैं, उसके फेस्टिवल्स आ जाएँगे और स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सोशल क्लासेस आ जाएंगी तो इसकी डिवीजन उसके मतलब वैल्यूज़ पे आ जाएंगी, इंटरेस्ट पे आ जाएगी और बिहेवियर पे आ जाएंगी। अब इसकी थ्री मेजर सोशल क्लासेस हैं आगे, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास में वो सोशल इलाइट पीपल्स होते हैं जिनको इनहेरिटेड वेल्थ मिलती है, यानी अबाव अजदाद से दौलत मिलती है। और इन मीन्स के इसमें वो भी लोग होते हैं जिनकी हाई इनकम होती है। और इसकी फर्दर डिवीजन अपर अपर क्लास और लोअर अपर क्लास में कर दी गई है। मिडिल क्लास में प्रोफेशनल्स, इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन और मैनेजर लोग होते हैं जिनके मीन्स के अनयूजुअल वेल्थ नहीं होती, जिसके अभाव अजदाद की वो वेल्थ यानी दौलत नहीं होती। और इसमें एवरेज पे वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वर्कर्स शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए इसे बीच में याद रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें। और इसकी डिवीजन अपर मिडल और लोअर मिडल क्लास में कर दी गई है। लोअर क्लास में वर्किंग पुअर लोग होते हैं जो कि पुअरली एजुकेटेड और अनस्किल्ड लेबर्स यानी मजदूर होते हैं। इनकी डिवीजन अपर लोअर और लोअर लोअर क्लास में कर दी गई है। आगे यहाँ पे हमारे पास सोशल फैक्टर्स आ जाएंगे, ग्रुप्स, फैमिली, सोशल नेटवर्क, सोशल गोल्स और स्टेटस। इनको हम पहले पढ़ के आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे अब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप्स ये इंसानों से बिलोंग करते हैं, जाहिर सी बात है इंसानों का एक ग्रुप, इंसान जो ग्रुप जो कि आपस में अपनी वैल्यूज़ को, अपनी परसेप्शंस को, मीन्स कि अपनी बातों को, अपनी कंडीशंस को, एक्सपीरियंस को, लाइफस्टाइल को शेयर करते हैं, तो उसको हम कहेंगे मेंबरशिप ग्रुप। दूसरे हैंड पे जो लोग होते हैं वो रेफरेंस ग्रुप से मुतासिर होते हैं जिनसे वो बिलोंग भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि आप क्रिकेट लवर्स हैं, ये नेशनल टीम का रेफरेंस ग्रुप होगा। मार्केटर्स इनको टारगेट करेंगे, ये इनकी टारगेटेड कस्टमर्स होंगे। और इनको टारगेट कैसे करेंगे कि किसी एक क्रिकेट स्टार को अपनी एडवर्टाइजमेंट यानी मशहूरी में ले लेंगे क्रिकेट लवर्स को टारगेट करने के लिए। फिर ज़ाहिर सी बात है वो उनकी चीज़ें, ग्लव्स वगैरह, किट वगैरह, डिफरेंट सामान उनका खरीदेंगे। फिर आगे यहाँ पे दूसरी टाइप है जो हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के। इसमें ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जहाँ पे लोग मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ज़रिए जैसे कि फेसबुक हो जाएगी, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह। मैनेजर्स कोशिश करते हैं कि जितनी भी रिसेंट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर वन ऑन वन कम्युनिकेशन करें कस्टमर्स के साथ और उनकी ज़िंदगियों का एक पार्ट बन जाए, उनकी कन्वर्सेशंस में उनके साथ हों। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमें पढ़ने को मिलेगा फैमिली। फैमिली यानी बुनियादी ढांचा, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि इंसान को एक माशरे का अच्छा इंसान बनाती है और इसके बाइंग बिहेवियर में एक मेन रोल प्ले करती है। जैसे कि एक हस्बैंड, मार्केटर्स इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो जाने एक हस्बैंड का, वाइफ का और चिल्ड्रन का क्या रोल है उनके फैमिली डिसीजंस में और उनके बाइंग बिहेवियर में, ओवरऑल बाइंग बिहेवियर में। नेक्स्ट यहाँ पे एक पर्सन एक लेवल पर, एक टाइम पर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बिलोंग होता है, जैसे कि फैमिली के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी स्पोर्ट क्लब के साथ। जैसे कि अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोल और स्टेटस। स्टेटस की डेफिनेशन ये है कि इस टाइम पे मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ, तो ये तीनों मेरे स्टेटस हैं। अब मैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक बतौर बेटी, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये मेरे रोल में आ जाएंगी। सिंपल ये कॉन्सेप्ट था, आप इस पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे। पर्सनल फैक्टर्स में वो ट्रेड्स, पर्सनल ट्रेड्स
यानी खसूसियात आ जाती हैं, जैसे कि एज, ऑक्यूपेशन यानी पेशा, इकोनॉमिक सिचुएशन, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल और सेल्फ कंसेप्ट। ऑक्यूपेशन को देखें तो जो चीज़ लोग खरीद रहे हैं, तो उसमें एक पेशा उनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। जिस तरह कि एक बिजनेसमैन है तो वो एक सूट खरीदेगा, जबकि एक वर्किंग पर्सन है जो कि फैक्ट्री में काम करता है तो वो एक रफ क्लोथिंग खरीदेगा। मार्केट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स को देखती है, फिर उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, अपने टारगेटेड कस्टमर्स को अपनी तरफ इंकरेज करने के लिए, माइल करने के लिए। लोग अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पूरे लाइफ टाइम में चेंज करते रहती हैं। जैसे कि जो चीज़ें बचपन में लोगों को पसंद होती हैं, वो वक्त के साथ साथ बुढ़ापे में उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। जो फर्नीचर उन्होंने बचपन में अपने पास रखा होता है, वो वक्त के साथ साथ चीज़ें पुरानी होती हैं, इंसान देख देख के उगता जाता है, तो फिर वो उसे ओल्ड एज में चेंज कर लेते हैं। ऐसे आगे इकोनॉमिक सिचुएशन है कि जो लोग अपना मतलब पैसा मसनूआत के ऊपर खर्च करते हैं, वो उनकी इनकम के ऊपर जो वो कमाते हैं उसके ऊपर बेस करता है। मैं मार्केटर्स इसके ऊपर भी अपनी नज़र रखी हुई हैं कि पर्सनल इनकम और इंटरेस्ट रेट और सेविंग वगैरह ये सब कैसे उनके अकॉर्डिंगली हो सके। एक स्पेसिफिक ग्रुप के जो लोग चीज़ें खरीदते हैं वो अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक खरीदते हैं। यहाँ पे अब हम लाइफस्टाइल की डेफिनेशन आ जाएगी कि सेम सब कल्चर्स में, सेम सोशल क्लास में डिफरेंट लाइफस्टाइल के लोग रहते हैं, जो कि उनकी साइकोग्राफी को एक्सप्रेस करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। और लाइफस्टाइल को मेजर करने के लिए AIO डायमेंशन है कि ए से एक्टिविटीज़, कंज्यूमर की क्या एक्टिविटीज़ हैं, हॉबीज़ हैं, वर्किंग है, शॉपिंग है, डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। इंटरेस्ट के बीच में फैशन है, फैमिली है, ETC। ओपिनियन के बीच में राय, यानी कि अपना क्या, उसका अपने बारे में क्या राय है, बिजनेस के बारे में क्या राय है, सोशल इश्यूज़ के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में क्या राय है। मार्केटर्स समझते हैं कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, बल्कि वो अपनी वैल्यूज़ को और अपने लाइफस्टाइल को खरीदता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हर इंसान की यूनिक होती है दूसरे इंसान से। यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक इंसान को, एक ग्रुप को दूसरे इंसान से, दूसरे ग्रुप से मुमताज़ करते हैं, अलग करते हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सोशल एबिलिटी, होनेस्टी, ऑटोनॉमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्रेसिवनेस और ब्यूटी। अब जिस तरह इंसान की पर्सनैलिटी होती है जो कि उसकी प्रोडक्ट चॉइस के ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट डालती है, इसी तरह मार्केटर्स का कहना है कि ब्रांड की भी अपनी पर्सनैलिटी होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देख लें तो इसमें मोटिवेशन आ जाएगी, परसेप्शन आ जाएगी, लर्निंग आ जाएंगी, बिलीव्स और एटीट्यूड्स आ जाएंगे। तो इंसान की एक टाइम पे, एक वक्त पर डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हो सकती हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल नीड्स में उसकी भूख प्यास हो सकती है, हंगर, थ्रस्ट और कंफर्ट आ जाता है। साइकोलॉजिकल नीड में उसकी रिकॉग्नाइजेशन, स्टीम और लव आ जाता है। इसी तरह मोटिवेशन के बारे में पढ़ें तो इंसान पानी की तलाश में तब होता है जब उसे प्यास लगती है, और खुराक की तलाश में तब होता है जब उसे भूख लगती है। इसी तरह मार्केटर्स कंज्यूमर की तलाश में ऐसे होते हैं कि बस वो हमारी प्रोडक्ट की तरफ ही आए, मार्केट में जाएं तो किसी और प्रोडक्ट को ना देखें। वैसे तो मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज हैं, मैंने इनके ऊपर वीडियोस भी डाली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब्राहम मास्लो की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी कहते हैं। 2 मिनट की मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, इसको लाजमी पढ़िएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। इसके बीच में ये बता रहा है कि ये नीचे से ऊपर तक जाती है, बॉटम से टॉप की तरफ इंसान की नीड जाती है, और किसी एक नीड को अगली नीड पर इंसान नहीं जा सकता जबकि वो पिछली नीड को पूरा ना करे। मीन्स कि स्किप भी किसी नीड को नहीं कर सकता। टोटल 5 नीड्स हैं और ये सीक्वेंटली इसने इसको शेयर किया। अब मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। कि अली एक लड़का है, उसने एक नौकरी करना शुरू किया, दिहाड़ी लगाना शुरू कर दी है अपने खाने पीने के अखराजात को पूरा करने के लिए। ये इसकी साइकोलॉजिकल नीड है। अब उसको अपने पैसे को महफूज करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, किसी डेंजर और थ्रेट से बचने के लिए किसी मकान की ज़रूरत है, तो उसने एक घर बना दिया। ये इसकी सेफ्टी नीड थी। थर्ड नंबर पे अब वो कहता है कि मेरे घर का भी कोई ख्याल रखे, मेरे पैसों की भी हिफाजत करे, तो उससे एक पार्टनर की ज़रूरत है, उसने शादी कर ली है, तो इसको हम कहेंगे बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स, स्टीम नीड, सॉरी लव नीड। और फोर्थ नंबर पे अब वो दोनों कहेंगे कि मीन्स अली अब तुम्हें दिहाड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम छोटा सा अपना एक कारोबार खोलते हैं, तो चाय का एक ढाबा खोल लेंगे जिसको हम कहेंगे स्टीम नीड, प्रेस्टीज
और लास्ट नंबर पे जब वो एक सक्सेसफुल मैन बन जाएगा, मीन्स के उसने चाय वाले ढाबे से अपना एक कारोबार खोल दिया, एक होटल का मालिक बन गया, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी पर्सनल फुलफिलमेंट। अब आगे उससे कोई भी चीज़ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। रिसेप्शन आके एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी अदराक कि पीपल लोग जो इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनाइज यानी तरतीब देते हैं, इंटरप्रिट यानी उसकी तशरीह करते हैं, इसको एक फॉर्म में ले आना, मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ वर्ड में। ये एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ज़रिए से हम लोग पूरी दुनिया को देख सकते हैं। और आगे से इसकी 3 परसेप्चुअल प्रोसेस हैं रिसेप्शन के: सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन और सिलेक्टिव रिटेंशन। इस पैराग्राफ की 5th लाइन पे आपको ये तीनों नाम मिल जाएंगे। कंज्यूमर्स किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएँ तो वहाँ पे उन्हें एड्स की हज़ारों एड्स की बमबारी नज़र आएगी। अब ये उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो हर एक को अपनी अटेंशन दे सकें। तो जिस एक को स्क्रीन आउट करेंगे, जिस इंफॉर्मेशन को उसको एक्सपोज़ करेंगे या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो सिलेक्टिव अटेंशन हो जाएगी, यानी जिसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। मार्केटर्स को अपनी कंपेन में, मार्केटिंग कंपेन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है कि वो टारगेटेड कस्टमर्स की अटेंशन को कैप्चर कर सकें। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिलेगी सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन की, कि जो लोग जो इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन है यानी तशरीहशुदा इंफॉर्मेशन है, इसको सपोर्ट करें जिस पे वो ऑलरेडी यकीन करते हैं, तो इसको हम कहेंगे सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। कस्टमर्स को, ये कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर एक चीज़ को याद नहीं रख सकते, तो इस तरह वो हर एक चीज़ की तरफ अपनी अटेंशन भी नहीं दे सकते। सिलेक्टिव रिटेंशन, डिस्टॉर्शन यानी ख़त्म हो जाना, रिटेंशन यानी तवज्जो मरकूज़ रखना, बरकरार रखना। इसका मतलब है कि कस्टमर्स अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं और ब्रांड के बारे में जिसको फेवर करते हैं, और बुरी चीज़ों को फॉरगेट, किसी गुड पॉइंट को वो फॉरगेट भी कर जाते हैं, यानी भूल भी जाते हैं किसी भी कंपीटिंग ब्रांड के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे लर्निंग। पीपल, लोगों का एक्ट करने का तरीका और उनके सीखने का तरीका। मीन्स कि इंसान अपनी फैमिली से सीखता है, इंसान के बिहेवियर में उसकी फैमिली एक मेजर रोल प्ले करती है। यहाँ पे बाइंग बिहेवियर की बात हो रही है। मीन्स के मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक इंसान एप्पल का कंप्यूटर ख़रीदता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा गुजरता है, तो फिर आगे भी वो एप्पल की ही प्रोडक्ट्स को मंगवाएगा, और फिर उसका एक्सपीरियंस रिस्पॉन्स री हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिलीव्स, यकीन को कहते हैं, ईमान को कहते हैं। ये बेस करता है ओपिनियंस पे, फेथ पे, नॉलेज पे। और किसी भी ब्रांड का इमेज उसके मीन्स के बिलीव्स पे बेस करता है कि उसने कैसे इस प्रोडक्ट को फार्मूलेट किया है, कस्टमर के लिए कैसे फार्मूलेट होकर आई है। एटीट्यूड, रवैये को कहते हैं। इसके अंदर कंसिस्ट करती हैं एवेल्यूएशंस, इन तशखीस, शनाख्त करना, फीलिंग्स, रवैये और मतलब महसूस करना, फीलिंग्स। टेंडेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी आइडिया के बारे में। एटीट्यूड बेसिकली कंज्यूमर क्या लाइक करता है और क्या डिसलाइक करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बाइंग बिहेवियर पढ़ेंगे, तो इसकी टाइप्स हैं आगे से 4, अगर आप समझना चाहते हैं तो इस इधर से ही समझ लेंगे। कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, रेजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आ जाएगा जिस तरह आपने वर्टिकल लाइन लगानी है, चार बॉक्सेस बनाने हैं, अंदर इनके नाम लिखने हैं। वर्टिकल साइज पे आप लिखते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स, और नीचे वाले बॉक्स में लिखते हैं फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स। हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे ऊपर या नीचे कहीं पे भी आप लिखते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट, और दूसरे वाले बॉक्स पे लिखते हैं लो इन्वॉल्वमेंट। तो जो अब कम्प्लेक्स बैंक बिहेवियर में जहाँ पे ये मिल रहे हैं ना, वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहाँ पे मिल रहे हैं ना, वो आप इसको बता दें कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स और हाई इन्वॉल्वमेंट। वैरायटी सीकिंग में आएगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड और लो इन्वॉल्वमेंट। डेजनेस रिड्यूसिंग बैंक बिहेवियर में आएगा फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स और हाई इन्वॉल्वमेंट, जबकि हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में आएगा फ्यू डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स और लो इन्वॉल्वमेंट। सेम एज इट इज़ इस पूरे पैराग्राफ में इसी बात को इन्होंने एक्सप्लेन की है। पढ़ रहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बाइंग बिहेवियर प्रोसेस की 5 स्टेजेस आ जाएंगी। नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन और पोस्ट परचेज बिहेवियर। नीड रिकॉग्निशन यानी कि प्रॉब्लम बायर की कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी शनाख्त कर लेना कि अगर उसकी नीड इंटरनल है तो हंगर और थ्रस्ट हो सकती है। अगर एक्सटर्नल नीड है तो मीन्स एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी भी वीडियो को वॉच करने के लिए वो एक न्यू मोबाइल ख़रीदना के बारे में सोच रहा है,
तो ये उसकी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगी। सेकंड स्टेज है इंफॉर्मेशन रिसर्च, कि यहाँ पे कस्टमर की ड्राइव, उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, वो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और डिफरेंट सोर्सेज से करता है, यानी कि पर्सनल रिसोर्सेज जैसे कि फैमिली हो जाएगा, फ्रेंड्स को लीजिए, कमर्शियल्स यानी मीडिया वगैरह से, पब्लिक यानी मास मीडिया, इंटरनेट वगैरह से, एक्सपेरिमेंट सोर्सेज यानी कि एग्जामिंग, खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ करना, खुद उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना। अल्टरनेटिव एवेल्यूएशन, अल्टरनेटिव यानी एक नहीं तो दूसरी को चूज़ कर लेंगे जिसको फाइनल प्रोडक्ट होगी। एवेल्यूएशन यानी कि उसकी तशखीस करना। अब एवेल्यूएशन के बाद अल्टरनेटिव्स के बीच में से एवेल्यूएशन करना, तशखीस करना, कस्टमर एक प्रोडक्ट को चूज़ करता है और फाइनली उसको अपनी प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है। तो ये क्या होगी, एक्चुअल परचेज़ डिसीजन। यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। अगर तो वो मतलब परचेजिंग के बाद प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, डिससेटिस्फाइड करती है, तो फिर ये हम अभी देखते हैं कि अगर वो परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कम होगी तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। अगर तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से मिलती होगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। और अगर तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से अबव होगी तो कस्टमर डिलाइट होगा, यानी ज़्यादा खुश होगा। लास्ट में है अडॉप्शन रेट, कि किसी भी अडॉप्शन प्रोसेस, किसी भी न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेना, उसे अपना लेना। ये एक छोटा सा इसका की डेफिनेशन। इसके आगे से 5 स्टेजेस हैं, जैसे कि अवेयरनेस, किसी भी न्यू प्रोडक्ट के बारे में अवेयर लेना, उसके होना, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना। इंटरेस्ट यानी कि आप इंफॉर्मेशन की तरह लें किसी भी न्यू प्रोडक्ट के बारे में। एवेल्युएशन यानी कि तशखीस करना कि व्हाट इट बेनिफिट हिम, कि क्या ये जो प्रोडक्ट है मुझे बेनिफिशियल है, मेरे लिए मुझे फ़ायदा दे रही है। ट्रायल यानी कि ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो ट्राई किए बगैर किसी भी न्यू प्रोडक्ट को ख़रीद सकें। और आगे मैं इस ट्रायल को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी अगले पैराग्राफ में। अडॉप्शन यानी कि फाइनली डिसाइड कर देना, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना, अपने रेगुलर इस्तेमाल में ले आना। और ये पैराग्राफ भी हम आगे इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कि वो अडॉप्शन रेट के मुताबिक। रिलेटिव एडवांटेज, तो कस्टमर बहुत जल्दी किसी भी प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेता है अगर वो सोचे कि जो उसके पास मौजूदा प्रोडक्ट है, वो जो नई प्रोडक्ट है वो उससे ज़्यादा बेस्ट है, सुपीरियर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि माइक्रोवेव मार्केट में आया, तो इस तरह की मार्केट में पहले कोई चीज़ नहीं थी जो कि सेकंड्स के बीच में खुराक को गर्म कर दे किसी भी चूल्हे के यूज़ किए बगैर। कंपैटिबिलिटी, के अपने जो कस्टमर का की वैल्यूज़ हैं, एक्सपीरियंस है प्रोटेक्शनल कस्टमर्स की, वो प्रोडक्ट उसके बीच में फिट आ जाए। तो ये कस्टमर को आहिस्ता-आहिस्ता कोई नई चीज़ को अडॉप्ट करता है, किसी नई प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है, अपना माइंडसेट बनाता है। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी थर्ड नंबर पे आ जाएगा, कि जैसे माइक्रोवेव था, मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो बहुत मुश्किल था इसको लोगों के लिए अडॉप्ट करना, लेकिन इसको उन्होंने आसान बनाया, आसानी से इस्तेमाल करने के लिए, और ये बहुत फास्ट मार्केट में गया, लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। थर्ड नंबर पे है डिविज़नेबिलिटी, यानी कि अब कोई भी चीज़ टेस्ट से पहले तो कोई आपको नहीं देगा। अब जब मैं कह रही थी ना ट्रायल, वो चीज़ यहाँ पे कि कस्टमर एक न्यू कार लेना चाहता है, लेकिन वो तब तक नहीं लेता जब तक वो उस पे पहली ड्राइव ना ले ले, टेस्ट ड्राइव ना ले ले। तो जिस इस तरह की प्रोडक्ट्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमतें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इनका अडॉप्शन रेट बहुत कम होता है। तो इस तरह इनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि परचेज़ से पहले वो इसकी टेस्ट राइड कर सकें, ड्राइव कर सकें। इसी तरह लास्ट में कम्यूनिकेबिलिटी, इसके बीच में क्या होता है कि जो रिज़ल्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, आप उसको खुद भी ऑब्ज़र्व करते हो किसी भी इनोवेशन का, और उसको दूसरों के साथ भी शेयर करते हो, उसकी वज़ाहत करते हो। जैसे माइक्रोवेव, इसने अपनी मार्केट में पहचान खुद बनाई, अपने आप को खुद मुतारिफ़ करवाया, और ये बहुत फ़ास्ट, बहुत जल्दी लोगों में इसकी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। होप सो कि आपका ये लेक्चर, ये थीम क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट से मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको लाज़मी बताऊँगी। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।